Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमो नमः मित्राणि, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार, टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच पर। ये हमारी संस्कृत पाठशाला और आज हम लोग आपके बीच में लेकर के आए हैं सांख्य कारिका और वेदांत सार को, जो हम अभी पिछले 2 दिनों से पढ़ा रहे थे। उसी के जो प्रश्न, कुछ और प्रश्न आपके काम के हैं, वो भी मैं आपके यूजीसी नेट को लेकर आपके बीच में आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये कक्षा आपके लिए लाभदायक हो रही होगी। एक बार आप जो लोग जुड़ गए हैं कमेंट करके बता दीजिए कैसा आप जो है इसको देख रहे हैं, क्या कितना आपके लाभदायक हो रहा है, या क्या इसमें आपको और आवश्यक लगता है, क्या हम चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं। मुझे एक बार आप लोग कमेंट करके बता देंगे तो मैं आपको आपकी आवश्यकता के अनुरूप आगे भी भविष्य में चीज़ें लेकर के आता रहूँगा। तो चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ आज के विषय सांख्य कारिका वेदांत सार के साथ। वेदांत सार सांख्य कारिका से कुछ प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ, बाकी के प्रश्न आपके साथ बीच में रहे हैं। पहला प्रश्न ये रहा, प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम इत्यत्र अध्यवसाय शब्दस्य अभिप्रेतो अर्थः अस्ति। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम, ये यूकेपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और जो लोग आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं आपके बहुत काम का है। इसी के साथ ही साथ अभी यूपी में पीजीटी की परीक्षा होने वाली है, तो पीजीटी की परीक्षा में जो लोग अभी अभ्यर्थी हैं और परीक्षा देने जाने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि इसी से प्रश्न जो है सांख्य कारिका वेदांत सार से प्रश्न वहाँ भी आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए काम की होंगी। तो प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम कहता है, किसके विषय में बात कर रहा है? अध्यवसाय। अध्यवसाय यहाँ पर किसके लिए है? अध्यवसाय कहते हैं बुद्धि को। अध्यवसाय जो है वो यहाँ पर निश्चय को कहते हैं, बुद्धि को कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रति विषयाध्यवसाय दृष्टम, विषयों के प्रति बुद्धि से निश्चय करने का नाम जो है वो दृष्ट है, प्रत्यक्ष है। आप जानते ही हैं कि सांख्य दर्शन जो है, सांख्य कारिका में आपको 3 प्रमाणों की चर्चा की है, और उन 3 प्रमाणों में जब हम पढ़ते हैं प्रत्यक्ष को यहाँ पर क्या कहा है? दृष्ट, और इसके बाद कहा है अनुमान, और अनुमान के बाद कहा है आप्तवचन। ये 3 प्रमाणों की चर्चा कर रहे हैं हम आप्तवचन की। इसके बाद इन तीनों की चर्चा करते हुए ये विषय आता है कि इनका स्वरूप क्या है, तो वहां ये पंक्ति दिखाई देती है, प्रति विषयाध्यवसाय दृष्टम। ठीक है जी। दूसरा प्रश्न आपके बीच में रहा, कस्मात् कारणात् प्रकृतेः अनुपलब्धिः।
किस कारण से जो है वो प्रकृति की अनुपलब्धि होती है, इस विषय पर पूछा गया है। आप उत्तर दीजिएगा शीघ्रता से। प्रकृति की जो अनुपलब्धि है, सांख्य दर्शन में हमें कुछ चीजें बताई गई हैं कि 8 कारण बताए गए हैं जिनके कारण से किसी भी वस्तु की, किसी भी पदार्थ की अनुपलब्धि हमें होती है। आवाज कम आ रही है आपकी, ये कह रही हैं कामिनी जी। कामिनी जी आवाज कम आ रही है, मैं अभी उपाय कर लेता हूँ। चलिए, मुझे लगता है आवाज़ का जो उपाय मैंने अभी कुछ किया है, यहाँ से अगर हो पाया होगा तो हम अपनी तरफ से ठीक करने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है, किस कारण से जो है वो प्रकृति की अनुपलब्धि होती है। तो यहाँ 8 कारण बताए गए हैं। अति दूरात, अति सामीप्यात, इंद्रिय घातान, मनोनवस्थानात। ये कारण है कि कोई भी वस्तु हमें क्यों, किस कारण से हमें वो अनुपलब्ध होती है। यहाँ ये है कि सौक्ष्म्यात तदनुपलब्धिर ना भावात कार्यतस तदुपलब्धे है। ठीक है जी। महदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। तो ये तो खैर आगे बात नहीं, यहाँ पर विशेष बात यह है कि इसकी जो प्रकृति की अनुपलब्धि है वो किस कारण से है, सौक्ष्म्यात, सूक्ष्मता के कारण से इसको हम प्रकृति की, मूल प्रकृति की उपलब्धि हमें नहीं होती है। न अभावात, ऐसा नहीं है कि प्रकृति का अभाव है। ठीक है जी। तो आपको ये भी देखते हैं कि 8 कारण जो इसमें बताए गए हैं उनमें पहला ही कारण है सूक्ष्मता, और सूक्ष्मता के कारण से प्रकृति की अनुपलब्धि बताई गई है। गौरी राठौर जी हैं, कामिनी त्रिपाठी जी, रेखा सांगवान जी, आपका स्वागत है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांख्य कारिकानुसारेण अव्यक्तम भवति। अव्यक्त जो है वो किसको कहा है सांख्य कारिका में, और यही प्रश्न पीजीटी के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि कुछ ऐसे कीवर्ड हैं, ऐसे शब्द हैं पारिभाषिक। आवाज ठीक है क्या मेरी? ठीक है। असामान्यम, अनाश्रितम, अप्रसवधर्मी, अविषयम क्या है, किसके विषय में कहा गया है? तो देखिए, आप जब पढ़ते हैं व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, 3 चीजों को जानने की बात की है, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। ये यहाँ पर आपको जान लेना आवश्यक है। जब हम सांख्य कारिका को पढ़ रहे हैं, ज्ञ प्रयोग किया गया है पुरुष के लिए, और व्यक्त का मतलब ये होता है जो स्थूल रूप में अव्यक्त मूल प्रकृति के लिए प्रयोग किया गया है, इसी को प्रधान भी कहते हैं। तो मूल प्रकृति या प्रधान शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया है, और इस प्रकृति से आगे जो अवयव बन गए हैं उन्हें व्यक्त कहा गया है। आपको जब सांख्य कारिका जब आप पढ़ते हैं, इसमें चार्ट बनाते हैं हम लोग, तो मूल प्रकृति से जो महद आदि निकल जाते हैं, महत प्रकृतिर महान महतो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशकः, ये आगे सारे व्यक्त हैं, ये अव्यक्त है। तो अब अव्यक्त इनमें से क्या है? हेतु मद नित्यम व्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। अब इस कारिका को पहले यहाँ पर कारिका लिख देते हैं आपके सामने। कारिका क्या है? हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम। तो ये व्यक्त के गुण बताए गए हैं, पहले इनको लिख लीजिए। हेतुमत, हेतुमान कहें या हेतुमत कहें, अनित्य, अव्यापी, सक्रिय, अनेक, आश्रित, लिंग और सावयव।
और एक बच गया परतंत्र, यहां लिख लेते हैं। ये क्या हो गई जी, ये हो गए व्यक्त। जो हेतु मत जो आपके महद आदि हैं वो सब हो गए हैं, ये उनके गुण हो गए हैं ये वाले। अब इससे अव्यक्त जो है वो विपरीत है, प्रधान इसका विपरीत है, वो अहेतु मत हो जाएगा। अब लिखते नहीं है, आपको दिख ही रहा है, वो अहेतु मत हो जाएगा। हेतु कहते हैं जिसका कोई कारण है, तो इन सब का कारण क्या है, प्रधान है, मूल कारण ही इन सब का कारण है। और अगला जो है वो जो महत है वो अहंकार का कारण है, हेतु है। इसी तरह से ये सब के गुण हैं। लेकिन जो अब पूछा है अव्यक्त प्रधान के विषय में पूछा है, तो असामान्य है क्या, इनमें देखो इनके जो विषय दिख रहे हैं आपको, अविषय, तो अविषय यहाँ नहीं दिख रहा है। प्रसव धर्मी, अनाश्रित, सावयव लिंग, आश्रित, देखो यहाँ पर आश्रित दिख रहा है, आश्रित का उल्टा हो जाएगा अनाश्रित, तो अनाश्रित हो जाएगा प्रधान। अप्रसव धर्मी, प्रसव धर्मी तो है ही, असामान्य, असामान्य नहीं है क्योंकि ये इनमें से सब कोई सामान्य नहीं है। इसलिए जो आपको यहाँ पर जो गुण दिखाई देता है इस कारिका के अनुसार, वो अनाश्रित जो है वो दिखाई देता है अव्यक्त का गुण। किरण जी कह रही हैं DSSB वाली क्लास देखनी थी सर जी। किरण जी हाँ, 1:30 बजे क्यों नहीं आए थे, क्लास ली थी हमने 1:30 बजे, आप नहीं पहुंच पाए, तो देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगी आपको। समझ में आया। चौथा प्रश्न की ओर आगे हम बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है मूल प्रकृतेः कस्य उत्पत्तिर्भवति, मूल प्रकृति से किसकी उत्पत्ति होती है। शीघ्रता से उत्तर दीजिए। पहले वाला प्रश्न जो है मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। इस कारिका में व्यक्त और अव्यक्त के गुण बताए हैं दोनों के। जो व्यक्त हैं वो हेतुमान है, अनित्य है, तो इस तरह से इनके सबके गुण हैं। और इनका बिल्कुल विपरीत जो है वो व्यक्त के गुण अव्यक्त के गुण हो जाते हैं। मूल प्रकृति से किसकी उत्पत्ति होती है, जब हम कार्य वो पढ़ते हैं प्रकृतिर महान महतो अहंकारः, तो प्रकृति से, मूल प्रकृति से सबसे पहले उत्पन्न होता है महत। महत को ये दिख रहा है यहाँ पर महत तत्व, ठीक है जी, आपको देख रहा है 4 का बी उत्तर है। अच्छा किरण जी आपको नहीं मिल पाया है, चलिए कोई बात नहीं है। कारिका है प्रकृतेर महांस ततो अहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। जो आपका प्रश्न बनता है यूपी पीजीटी के लिए भी और यूजीसी नेट में भी, जो प्रकृति का ये जो सर्ग दिखाई दे रहा है आपको, 25 तत्व जो हैं, इनका क्रम बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ये कारिका आपको अक्षरशः याद होनी चाहिए। कारिका कहती है सबसे पहले मूल प्रकृति, ठीक है, प्रकृति, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार दिख रहा है यहाँ पर, अहंकार से फिर 16 का जो सर्ग है वो निकलता है। 16 का सर्ग क्या निकलता है, एक तरफ एकादशेंद्रिय और दूसरी ओर जो इससे निकलता है वो निकलता है पंच तन्मात्राएं। और पंच तन्मात्राओं से फिर आगे पंच महाभूत। तो इस प्रकार हम देखते हैं 5, 5, 10, 11 और 11, 22 और 2, 24। तो 24 जो तत्व हैं आपके ये हो गए हैं और 25वां तत्व बचता है वो है पुरुष। इस तरह से जो है वो सांख्य की सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया है। यहीं से बहुत सारे प्रश्न आपके लिए बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सांख्य मते कैवल्यम कति विधम भवति, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। सांख्य मत में कैवल्य कितने प्रकार का होता है। द्विविधम, त्रिविधम, पंचविधम, चतुर्विधम। तो सांख्य मत में जो कैवल्य है वो 2 प्रकार का होता है। पंक्ति भी है, प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। एक ऐकांतिक कैवल्य है, एक आत्यंतिक कैवल्य है। ये 2 प्रकार का कैवल्य है, इसकी चर्चा यहाँ पर आती है।
ए उत्तर, इसका 5 का ए उत्तर ठीक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सांख्यकारी का अनुसारम कैवल्यम कस्य मन्यते। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम इसको नहीं पढ़ते हैं तो प्रश्न अक्सर गलत हो जाता है। कैवल्य किसको यहाँ पर प्राप्त होता है? आप लोग एक बार कमेंट नहीं कर रहे हैं क्या? मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। कैवल्य जो है वो किसका होता है, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर है कैवल्य होता है पुरुष को। वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति अज्ञस्य। जैसे अपने बछड़े की वृद्धि के लिए जैसे दूध की प्रवृत्ति होती है, दूध अज्ञ होता हुआ भी जैसे अपने बच्चे की, अपने वत्स की विवृद्धि के लिए काम आता है, ऐसे ही पुरुष विमोक्ष निमित्तम, पुरुष के मोक्ष के लिए, तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य, उसी प्रकार से प्रधान की प्रवृत्ति होती है, मूल प्रकृति की प्रवृत्ति होती है। तो पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए, कैवल्य दिलाने के लिए ये प्रकृति प्रवृत्त होती है। ठीक है जी, 6 का डी उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वें प्रश्न की ओर। पुरुषस्य अस्तित्वम सांख्य रीत्या कस्माद् हेतोः। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुरुष जो है, ये पुरुष की सिद्धि को लेकर के प्रश्न है। पुरुष की सिद्धि जब की जाती है तो कैसे पता लगेगा पुरुष है? वहां पर कारिका जो है उसमें 3 हेतु गिनाए गए हैं। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये विषय थोड़ा सा गंभीर भले ही है, लेकिन अभी परीक्षा भी है और यूजीसी नेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो किस हेतु से होता है? संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् पुरुषः अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। ये पुरुष है, पुरुषः अस्ति, पुरुष की सत्ता जो है वो पुरुष की सिद्धि करते हैं। क्यों होता है पुरुष? संघात और परार्थत्वात्। ये जो संघात दिखाई दे रहा है, ये संसार का जो भी आपको प्रपंच दिखाई दे रहा है, परार्थत्वात्, ये किसी और के लिए है। इससे पता लगता है ये प्रकृति का जो संघात है ये जिसके लिए है वो पुरुष है। त्रिगुणादि विपर्ययात्, आप संसार में जितने भी लोग हैं उनमें क्या देखते हैं? उनमें त्रिगुणों का विपर्य देखते हैं। किसी का सत्व गुण प्रभावी है, कभी रजोगुण प्रभावी है, कभी तमोगुण प्रभावी है। तो त्रिगुणों का विपर्य होने से अगला अधिष्ठानात्, के कोई जो है, जो हमारे ये शरीर दिखाई दे रहा है इसका कोई अधिष्ठाता है, इसमें कोई है ऐसा। और भोक्तृभावात्, भोक्ता है इसमें, यहाँ कोई ऐसा है जो इन सब चीजों का उपभोग करता है। कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, और मनुष्य की प्रवृत्ति जो है वो मोक्ष के लिए होती है, कैवल्य के लिए होती है। तो एक संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् 3 भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। ये 5 हेतु बताए गए हैं पुरुष की सत्ता में। इनको ध्यान रखेंगे। यहाँ पूछा गया है किस लिए? अधिष्ठानात् पूछा गया है। तो यूजीसी नेट में एग्जाम आया था, एग्जाम में 2018 में, महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत। तो ये पुरुष की सत्ता को सिद्ध करता है। सांख्ये पंगवंध संयोग कयोर मध्य उक्तः, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुकेश जी आए हैं, स्वागत है आपका बंधु। पंगु और अंध का संयोग जो है वो किस किस के मध्य में है? लंगड़ा और अंधे का संयोग दिखाया गया है, ये उदाहरण दिया हुआ है। तो किसके मध्य दिखाया गया है? सत्वरज के मध्य, या फिर कर्म विकर्म के मध्य, ज्ञान मोक्ष के मध्य, प्रकृति पुरुष के मध्य। और इसका जो उत्तर है वो है प्रकृति पुरुष के मध्य में। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगवंधवद उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः। पुरुष के दर्शन के लिए और कैवल्य के लिए पंगवंधवत उभयोरपि, इन दोनों का जो संयोग है वो अंधे और लंगड़े के समान किया जाता है। तत्कृतः सर्ग, ये जो सर्ग होता है
सृष्टि होती है, अंधे और लंगड़े के समान ये संयोग होता है। अब यहाँ अंधा कौन है, लंगड़ा कौन है? अंधा जो है वो है जो चल सकता है, लेकिन लंगड़ा कौन है? जो चल नहीं सकता है, जो देख सकता है। देखने का काम है पुरुष का, लेकिन ये अपना बिना प्रकृति के कोई कार्य नहीं कर सकता है। और अंधा कौन है? जो नहीं देख सकता, ये है प्रकृति। इसके पास चलने के लिए सब कुछ है, लेकिन ये देख नहीं सकती। रोली PNP जी जुड़ी है, स्वागत है आपका। तो चलिए, ये पुरुष और प्रकृति के बीच में जो संयोग है, पंगवंधवत कहा है यहाँ पर। सांख्यकारी का मतेन प्रमाणानाम संख्या अस्ति। बहुत सरल प्रश्न है और सबको उत्तर इसका पता भी होगा। जल्दी से उत्तर दीजिएगा आप लोग, जो लोग जुड़े हुए हैं, और एक बार कमेंट करके बताइएगा आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, या जो कौन PGT का परीक्षा अभी देने वाले हैं आप में से। आपके लिए एक सूचना भी है कि कल से हम लोग 2 घंटे की कक्षा UGC नेट को लेकर के आएंगे, और विषय वो रहेंगे जो आपकी PGT की परीक्षा भी होनी है। तो UGC नेट के साथ साथ PGT वाले जो विषय आपके हैं, दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से हम लोग आपके बीच में एक संस्कृत साहित्य प्रश्नावली लेकर के आएंगे, जिसमें साहित्य से वो प्रश्न पूछे जाएंगे जो दोनों की दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगे। तो सांख्य कारिका के अनुसार 3 प्रमाण हैं। दृष्टम अनुमान आप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। ये कारिका है वहां पर। दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। प्रमाण जो हैं वो क्या क्या हैं? दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन, 3 प्रमाण हैं। इन्हीं में सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, सभी प्रमाणों की सिद्धि इन्हीं में हो जाती है। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, 3 प्रकार के प्रमाण माने हैं। प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि, क्या प्रयोजन है प्रमाणों का? प्रमेय की सिद्धि करना, जो ज्ञान के विषय हैं उनकी सिद्धि करना। अब आगे इनका लक्षण भी बता दिया है, स्वरूप बता दिया है। प्रति विषयाध्यवसायः दृष्टम, अभी हम पीछे पढ़ करके आए हैं कि प्रत्येक जो विषय है उसका विषयों के प्रति, विषयों के प्रति जो है वो निश्चय कर लेना, बिल्कुल इसको दृष्ट कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। और 3 प्रकार का पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट, ये 3 प्रकार का अनुमान कहा है। तल्लिंग लिंगी पूर्वकम, ये अनुमान भी कैसा है? लिंग और लिंगी पूर्वक है, हेतु पूर्वक है। आप्त श्रुति आप्त वचनम तो, और आप्त प्रमाण के अंतर्गत श्रुति आती है, वेद आता है, दूसरा आप्त का वचन आता है। आप्त कौन होता है? आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जो यथार्थ बोलने वाला होता है उसे आप्त कहते हैं। तो ये यहाँ से आपको पता लगता है 3 प्रकार के प्रमाण आपने इसने माने हैं। प्रत्यक्ष, जिसे दृष्ट कहा है, अनुमान, और शब्द, जिसे यहाँ पर आप्त वचन कहा है। सांख्य दर्शने कार्य कारण सिद्धांत कह, कार्य कारण सिद्धांत यहाँ पर क्या है सांख्य दर्शन में? तो उत्तर दीजिएगा आप लोग। बढ़िया सरल सवाल है, सरल प्रश्न है। ये DSSB के लिए यदि आप लोग देख रहे हैं, DSSB में ये विषय नहीं आता है, मैं इसलिए बता देता हूँ, कभी आप लोग इसमें रहे कि DSSB में भी ये विषय आता है, नहीं, ये UGC नेट की दृष्टि से है। और सांख्य दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत कहा है सत्कार्यवाद को, असद करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्व संभव भावात्, शक्त से शक्य करणात्, कारण भावाच्च सत्कार्यम। ये चर्चा हम पीछे कर आए हैं, जब हमने पहले आपकी क्लास ली थी इसको लेकर के, सांख्य दर्शन को लेकर के, सांख्य कारिका पर जो हमारी अभी 3 दिन पहले कक्षा हुई है, उसमें यहाँ ये समझाया था सत्कार्यवाद क्या है। यदि आपको समझना है विस्तार से, वहां समझ सकते हैं आप लोग। सांख्य कारिकानुसारेण रजोगुण अस्ति, त्रिगुणों पर बहुत महत्वपूर्ण कारिकाएं हैं और वो पूछी जाती है। रागिनी प्रजापति जुड़ी है, स्वागत है आपका। रजोगुण जो है वो क्या है सांख्य के अनुसार? नियामक, प्रकाशक, प्रवर्तक और आच्छादक, इनमें से क्या है? कारिका आती है सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम। इससे पहले कारिका आती है प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। जो गुण हैं, त्रिगुण हैं आपके, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का पहले बताया है स्वरूप। स्वरूप क्या है इनका?
प्रीति अप्रीति, रागिनी जी कह रही हैं आप मेहनत करते हैं और बच्चे कम आते हैं। कोई बात नहीं रागिनी जी, हमारा काम है अपना कर्म करना। आगे क्या है ना, ये आज कक्षा में यदि लाइव कम लोग हैं, पर कभी तो किसी के लिए लाभकारी होगी ये कक्षा, कोई तो इसको देखेगा, जिसको आवश्यकता होगी वो देखेगा। तो जब कभी किसी और के लिए भी काम आएगी ये कक्षा, वो वहाँ देखा जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है। तो प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः, एक तो प्रीति और अप्रीति और विषाद, तीन स्वरूप बताए हैं। सत्व जो है, सत्व गुण, रजो गुण और तम, तो ये इनका कहा है ये प्रीति कारक है, ये अप्रीति कारक है और ये विषादात्मक है। ठीक है जी, ये तीन गुण का स्वरूप बता दिया है। आगे कह रहे हैं इनका प्रयोजन क्या है। अर्थ नियमार्था, अर्थ मैंने होता है प्रयोजन, इसका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन बता रहे हैं आगे। सत्व प्रकाशक होता है और रजोगुण जो है वो प्रवृत्ति वाला होता है, आपकी प्रवृत्ति कराता है, और तमोगुण जो है वो नियमार्थक होता है, नियम प्रयोजन जिसका होता है, नियमन करना। अब यहीं से प्रश्न पूछा था आपसे, सांख्य कारिका के अनुसार जो रजोगुण है उसका प्रयोजन पूछ लिया है। तो प्रकाशक जो है वो सत्व है और प्रवृत्ति कराने वाला, प्रवर्तन कराने वाला जो है वो रजोगुण है, ये प्रश्न पूछा था। नियामक जो है वो तमोगुण हो जाएगा, आच्छादक कोई नहीं है इनमें से। ठीक है जी, आगे फिर इनका स्वरूप भी बता दिया है, स्वरूप भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। देखो मैंने जो प्रश्नों का संयोजन किया है, ये प्रश्न को क्रम इधर उधर हो सकता है, पर लगभग सभी विषयों को समेटने का प्रयास किया है इस कक्षा में। और आज भी थोड़ा सा समय भले ही अतिरिक्त हो जाए, पर मैं आज इसको सांख्य कारिका के और वेदांत सार के सभी प्रश्नों को लगभग कराने का पूरा प्रयास करूंगा। आगे बताया है कि इनका वो क्या है, सत्वम लघु, प्रकाशकम इष्टम, उपष्टंभकम चलम च रजः। तो सत्व जो है वो लघु है, प्रकाशक है, और जो रजोगुण है वो उपष्टंभकम और चलम, मतलब वो आपको प्रवृत्ति कराने वाला है, चंचलता को देने वाला है, और उपष्टंभकम स्तंभन करने वाला है। गुरु वर्णकमेव तमः, और तमोगुण जो है वो भारी होता है, गुरु है। वर्णकम, वर्णकम दबाने वाला है, आपको जब निद्रा आती है, जब आपको आलस्य आता है, उस समय आपका ये गुरु होता है तम। और प्रदीपवत चार्थ तो व्यक्ति, ये कैसे काम करते हैं, प्रदीपवत, एक दीपक के समान ये कार्य करते हैं। विस्तार से चर्चा जो है उस दिन कक्षा में हमने की थी। तो ये रजोगुण से प्रश्न के साथ आपके तीनों गुणों पर, त्रिगुणों पर विस्तार से ये प्रकाश डालने का प्रयास किया है। आगे पूछा है तमोगुण का प्रयोजन क्या है, अभी अभी पढ़ाया है हमने, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम। हाँ जी रागिनी जी, बिल्कुल ठीक उत्तर है सी। तमोगुण का प्रयोजन क्या है, प्रवृत्ति, प्रकाश, नियमन या विषाद। तो इसका जो तमोगुण का प्रयोजन है वो है नियमन करना। ठीक है जी, आपको जब भी आप कार्य में प्रवृत्त होना चाहते हैं तो प्रवृत्त करने वाला होता है रजोगुण, और प्रकाश करने वाला होता है सत्वगुण, और नियमन करने वाला होता है तमः। आपको इसको अपने जीवन में बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब आप बहुत हल्का महसूस करते हैं, जब आपका बहुत मन होता है पढ़ने के लिए, साधना करने के लिए, उस समय आपका सत्व गुण प्रबल होता है। लेकिन कभी कभी आप जो है सोचते हैं कि मैं आज बहुत सारा काम कर दूंगा, बहुत सारा कार्य अपना संपन्न कर लूंगा, तब आपका प्रवर्तन कराने वाला, प्रवृत्ति कराने वाला ये रजोगुण होता है। और जब आपको लगता है सारे काम छोड़ करके अब सो जाओ, आलस्य आ रहा है, जब आपका कुछ भी नहीं करने का मन करता, तब आपको बांधने वाला होता है, नियमन करने वाला होता है तमोगुण। तो ये इनके प्रयोजन हैं। अधस्तनेषु तत्वेषु प्रकृति विकृति स्वरूपात्मकम वर्तते। तो ऐसा क्या है इनमें से जिसका जो स्वभाव है वो प्रकृति भी है और विकृति भी है। प्रकृति का मतलब होता है जो किसी को उत्पन्न करते हैं, और विकृति होता है जो किसी से उत्पन्न हुआ है। तो जब सृष्टि प्रक्रिया को देखते हैं, मूल प्रकृति, इससे महत,
इससे अहंकार, ठीक है। अब आप देख लीजिए, मूल प्रकृति को ही हम अव्यक्त कहते हैं, इसे ही प्रधान कहते हैं। कहा है जो प्रकृति और विकृति दोनों स्वरूप वाला है। तो प्रकृति का मतलब है उत्पन्न करने वाला। अब आप देखो, मूल प्रकृति उत्पन्न तो कर रही है लेकिन किसी का विकार नहीं है, विकृति नहीं है। तो इसलिए आप देखो, प्रकृति के बाद इनमें से क्या और दिया हुआ है, महत। महत जो है वो प्रकृति भी है, उत्पन्न करता है, और विकृति भी है। और अहंकार से फिर आगे जो है वो एकादशेंद्रिय और 5 तन्मात्राएं, 11 इंद्रियां, ठीक है जी। तो यहां देखो, अहंकार जो है वो उत्पन्न भी हो रहा है और उत्पन्न कर भी रहा है। तो प्रकृति और विकृति दोनों स्वरूप जो है वो यहाँ पर अहंकार के हो जाते हैं। 13 का डी नहीं होगा, मन नहीं होगा, अहंकार की बात हो रही है, ठीक है जी। मन तो केवल एकादश इंद्रिय में आ जाएगा आशीष जी, और मन से आगे कुछ और उत्पन्न नहीं हो रहा है। 5 तन्मात्राएं हैं, 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो प्रकृति विकृति दोनों जिसका है वो पूछा है। प्रकृति विकृति में, प्रकृति मैंने जो उत्पन्न करता है, और विकृति मैंने जो उत्पन्न होता है। तो इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मात्र प्रकृति हैं, वो है मूल प्रकृति, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मात्र विकृति हैं, तो किसी और को उत्पन्न नहीं करती। ये 5 महाभूत और एकादशेंद्रिय ये विकृति मात्र हैं। तो यहां से आपको शायद समझ में आ गया होगा, इसका जो उत्तर है वो है अहंकार, मन नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संघात परार्थत्वात् इत्यनेन कस्य सिद्धिर्भवति, अभी पढ़कर के आए हैं। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। तो पुरुष की सत्ता जो है वो सिद्ध होती है इससे, ठीक है जी। संघात जो है वो किसी और के लिए है, ये कहता है पुरुषोस्ति भोक्तृभावात्। DSSB का बैच हमारा चल रहा है और काफ़ी कुछ उसमें हो गया है। लगभग आपका 18 या 19 को ये बैच जो है समाप्त हो जाएगा, और आपके लिए विस्तार से कक्षाएं कराई गई हैं 2-2 घंटे की। YouTube पर भी आपको बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के हमारा बैच चलता है, और फ्री वाला। और अगर आप इसके साथ मूल पढ़ने के इच्छुक हैं तो मूल हमारे साथ आप पढ़ सकते हैं बैच में जुड़ करके। अड्डा 247 की ऐप पर जाएंगे, वहाँ जाकर के आप Y321 कोड लगाएंगे। वहाँ अड्डा 247 की ऐप पर आपको 7,999 रुपये मूल्य दिखाया जा रहा है। लेकिन जब आप Y321 यहाँ व्यू ऑफर में जाकर के Y321 डालेंगे कोड, इस कोड को डालते ही आपका मूल्य 1,800 रुपये आ जाएगा। बहुत कम मूल्य में आपको ये उपलब्ध कराया जा रहा है। UGC नेट का पेपर 1 जो है वो हमारे बैच पर 9 अगस्त से शुरू होना था, तो आप लोग इसको भी ले सकते हैं। इसी के साथ UGC नेट का संस्कृत का पेपर 2 का बैच जो है वो भी स्टोर पर आ गया है। आप चाहें तो 23 अगस्त से बैच आरंभ हो जाएगा। 5 बजे से 6:30 बजे तक 1.5 घंटे की कक्षा प्रतिदिन रहेगी, और आपको विस्तार से पूरा का पूरा पाठ्यक्रम कराया जाएगा। इसके विशेष जानकारी के लिए आपको बता दें, यहाँ पर 150 घंटे का समय रखा गया है। तो 150 घंटे के समय में आपको प्रतिदिन 1.5 घंटे के हिसाब से आपको लगभग 2 महीने में या 2.5 महीने में पाठ्यक्रम पूरा करा दिया जाएगा। आपको ये मूल्य इसका दिखाई देगा 15,499 रुपये, जब आप कहीं स्टोर पर जाकर के इसको हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे। लेकिन कोड डालेंगे Y321 तो ये लगभग 3500 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है, जिसमें आपको 150 से अधिक घंटों के लिए लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास का मतलब हमारे यहाँ लाइव होता है। लाइव क्लास का मतलब होता है आप विद्यार्थी चाहे तो अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके अपनी तरफ से प्रश्न पूछ सकता है, और अपने आप को बिल्कुल ऐसे सामने दिखा सकता है जैसे सामने बैठ करके पढ़ रहा है। कमेंट करके, ऑडियो ऑन करके, वीडियो ऑन करके सब तरह से देख सकता है। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगी, और 5 बजे से 6, 6:30 बजे तक का समय आपका 1.5 घंटे की प्रतिदिन कक्षा रहेगी। आप लोग जल्दी से इसमें एनरोल कर सकते हैं। सांख्य मते न बध्यते न मुच्यते न संसरति एतानि विशेषणानि सन्ति, किसके विषय में चर्चा की गई है?
देखिए, इस कक्षा में विद्यार्थी चाहे एक भी ना हो, पर ये विषय जब पढ़ते हैं तो ये विषय सच में बहुत आनंद रुचिकर है, बशर्ते आप इसको पढ़ने का मन बना के बैठे हों। मुझे कक्षाएं आज भी याद हैं, जब हम इन कक्षाओं में गुरुजी के साथ बैठ करके इन विषयों को पढ़ते थे, तो गुरुजी पढ़ा रहे थे उन कारिकाओं को, कारिकाएं अक्षरशः याद है। तस्मान्न अद्धा बध्यते बद्धते न, तस्मान्न बद्धते अद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित। तो ये पुरुष के विषय में पूरी चर्चा है। यहाँ पर रक्षा पांडे जी हैं 15 का डी नहीं है, मन नहीं है जी। न बध्यते न मुच्यते न संसरति, पुरुष के विषय में ये कहा गया है। यहाँ पर जो पुरुष है, ना तो वो बंधन को प्राप्त होता है, ना मोक्ष को प्राप्त होता है, ना वो संसरण करता है। ये सब काम कोई करती है तो वो प्रकृति करती है। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ही। इससे पहले कारिका और आती है, बहुत अच्छा वर्णन किया है। प्रकृते है सुकुमार तरम न किंचित अस्ति इति में मतिर्भवति, कि ये ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से भोला तो इस दुनिया में मुझे कोई और लगता ही नहीं है। या दृष्टास्मि पुनर्न दर्शनम उपैति, कि जो पुरुष उसको देख लेता है फिर अपने दर्शन के लिए यहाँ पर नहीं उपस्थित होती है। ठीक है जी। रक्षा पांडे जी, कामिनी त्रिपाठी जी, यदि आप में से किस किस विषय की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे थोड़ा सा पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16वें प्रश्न के पास। वेदांत के अनुसार अज्ञान क्या है? तो सांख्य कारिका के प्रश्न जो हैं, कुछ प्रश्न यहाँ कराए हैं और कुछ मुख्य प्रश्न एक और वीडियो हमारी जो पहले है उसमें करा चुके हैं हम लोग। अब बात आ जाती है वेदांत दर्शन के बचे हुए प्रश्नों पर। अभी 20 मिनट हमारे पास है, जल्दी से हम आगे बढ़ जाते हैं कि वेदांत के अनुसार अज्ञान क्या है। ज्ञान का अभाव होना अज्ञान है, ज्ञान का विरोधी होना अज्ञान है, सत्य है असत्य है, क्या है? तो चलिए मैं आपको उत्तर दे देता हूं इसका। अज्ञानंतु सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम। तो यदि हम सत कहते हैं, देखो सब पंक्तियां आ रही हैं यहाँ पर, सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम, सत और असत का अनिर्वचनीय है अज्ञान। मतलब सत का मतलब होता है सत्ता, उसकी उपस्थिति, और असत का मतलब होता है उसकी उपस्थिति न होना। तो अज्ञान जो है वो सत और असत, ये नहीं कहा जा सकता कि अज्ञान नहीं है, और ना ही ये कहा जा सकता कि अज्ञान है। तो ऐसा कुछ जो अज्ञान है वो अनिर्वचनीय है, ये कह रहे हैं यहाँ पर, और त्रिगुणात्मक है। तो इसलिए सत्य और असत, यद्यपि दोनों उत्तर ठीक है, लेकिन कोई एक लगा देते हैं तो दूसरा गलत हो जाता है, इसलिए ना ये लगेगा ना ये लगेगा। आगे फिर क्या कह रहे हैं? ज्ञान का अभाव, लक्षण में जो है ज्ञान का अभाव नहीं कहा है। ठीक है, अगर ज्ञान का अभाव अज्ञान है तो फिर ज्ञान होने पर भी अज्ञान बना रहता है, वो एक अलग पैरेलल सत्ता है। इसके बाद कहा है ज्ञान विरोधी भाव रूपम, ज्ञान का विरोधी भाव रूप बन करके जो रहता है। तो जैसे एक घर में दो विरोधी भी रह सकते हैं, एक सोसाइटी में दो विरोधी भी रह सकते हैं, इसी तरह से ज्ञान अज्ञान ये दोनों संसार में एक साथ बने हुए हैं। यत् किंचित यदि वदंती अहम अज्ञा, तो इसको कुछ भी कहें हम लोग, क्या कहते, जो भी कुछ इसके विषय में कहते हैं वो ये है, ये सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम, ये इसके लक्षण हैं। तो ज्ञान विरोधी उत्तर यहाँ से ठीक होता है। वेदांत का आधार है, क्या है वेदांत का आधार? गीता, महाभारत, उपनिषद, ऋग्वेद। क्या है? मैं उत्तर दे देता हूं इसका आगे, अभी आज हमारे पास ऑडियंस भले ही कम है। तो वेदांत का आधार है उपनिषद। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादिनी। वेदांत जो है वो उपनिषद प्रमाण है, उपनिषद ही वेदांत के लिए प्रमाण है, और उसका उपकारक ग्रंथ कौन से हैं? वो है शारीरक सूत्रादिनी। जो शारीरक सूत्रादि जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो इसके उपकारक हैं, लेकिन मुख्य जो सिद्धांत हैं वो उपनिषद के अनुसार वेदांत दर्शन लिखा गया है, ये कह रहे हैं।
18वां प्रश्न है, वेदांत के अनुसार तत्वमसी महावाक्य के अखंडार्थ का बोध कराती है। तत्वमसी का जो बोध कराने वाला है वो किससे होता है? अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से, या किससे? या फिर जहल लक्षणा से होता है या जहद अजहद लक्षणा से होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी पीजीटी के लिए भी ये प्रश्न जो है बनता है कि जो महावाक्य है तत्वमसी, वो किसका बोध कराता है, किसके माध्यम से उसका अखंड बोध होता है? तो उसका बोध होता है जी जहद अजहद लक्षणा से। जहद अजहद लक्षणा जो है, इस पर विस्तार से चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पहले हमें पूरा महावाक्य समझ करके फिर लक्षणा समझते हुए, ये पूरा अपने आप में एक विस्तृत विषय है। लेकिन मुख्य विषय ये है कि ये किस तरह से जो महावाक्य है इसका हमें बोध होता है अखंडार्थ का, वो जहद अजहद लक्षणा से होता है। इतना याद रख लेंगे तो आपका यूजीसी नेट में भी पेपर ठीक हो जाएगा ये प्रश्न। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है जी। दीपक शर्मा जी, अंजना जी, बिल्कुल ठीक उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम। वेदांत दर्शनस्य अपरम नाम अस्ति। वेदांत दर्शन का नाम पूछ लिया। देखिए, वेदांत दर्शन का दूसरा नाम क्या है? उलूक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उलूक दर्शन, उत्तर मीमांसा, या तत्व चिंतनम? रक्षा जी कह रहे हैं इसमें तो कुछ नहीं आता हमें। देखिए, एमए में यदि आपने ये पढ़ा होगा तभी आप इसको पढ़ पाएंगे। दूसरी बात ये है, ये ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता कहीं भी। आप जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें ये लगा हुआ है, उसकी दृष्टि से आपने पढ़ा होगा तभी आपको ये आएगा। तो कोई विषय ये है कि आपने यदि नहीं भी पढ़ा है तो आप आज सुन रहे हैं, कम से कम ये संस्कार तो बन रहा है। कभी आपको आवश्यकता होगी तो आप इसको समझ तो पाओगे। तो वेदांत दर्शन का जो दूसरा नाम है वो है जी पूर्व मीमांसा, और उत्तर मीमांसा जो है वो मीमांसा दर्शन के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है जी। पूर्व मीमांसा वेदांत को कहते हैं, उत्तर मीमांसा गलत हो गया है, उत्तर मीमांसा बोलते हैं वेदांत को। उत्तर मीमांसा जो है वो वेदांत को बोलते हैं, पूर्व मीमांसा मीमांसा को बोलते हैं। और उलूक दर्शन जो है वो वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। ठीक है जी। तत्व चिंतन जो है वो तो सब में होता ही है, सबका अपना अपना तरीका है। पूर्व मीमांसा नहीं जी, उत्तर मीमांसा है। यहाँ पर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये काम का नहीं है जी आपका। अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन इति चतुर्णाम पारिभाषिकम नामास्ति। क्या कहते हैं इसको? चार चीजें जो है किसके अंतर्गत आती हैं? अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। रक्षा कह रही है टीजीटी में नहीं आएगा जी, DSSB में ये नहीं आएगा। मैं पहले ही बताया आपको, ये DSSB में ये विषय नहीं आता है। ये तो हायर एजुकेशन वाला विषय हो जाता है जी। तो अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, इसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। ठीक है जी। अनुबंध चतुष्टय जो है, अनुबंध चतुष्टय का मतलब होता है हम कोई भी ग्रंथ पढ़ने वाले हैं। हाँ दीपक शर्मा जी, उत्तर ठीक है आपका। हम कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, उस विषय को पढ़ते समय, उस ग्रंथ को पढ़ते समय उसका अधिकारी कौन है, उसका विषय क्या है, और अधिकारी का विषय से संबंध क्या है, और इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयोजन क्या है, ये सब बताया जाता है। इसी को जो है वो अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। हमने जो पिछली कक्षा ली थी उसमें अनुबंध चतुष्टय में पूरा विस्तार से बताया था आपको। वेदांत सारानुसारम तत्वमसि इत्यत्र अखंडार्थ बोधक संबंध कतिविध। यूजीसी नेट में पूछा गया है। अभी हमने आपसे पूछा था कि तत्वमसि इसका बोध कराने वाला जो है वो कौन सी लक्षणा है, तो जहद अजहद लक्षणा थी। अब पूछा है कि अखंडार्थ बोधक संबंध जो है वो कितने प्रकार का है। तो ये प्रश्न जो है एक तरह से कठिन प्रश्न हो जाता है, मैं आपको इसलिए इसको लिखा देता हूँ। 3 प्रकार का होता है ये। वहां पंक्तियां आती हैं, अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते इदम तत्वम असि वाक्यम। ये तत्वमसि जो है इस वाक्य को संबंध त्रयेण अखंडार्थकम बोधकम भवति। ये वाक्य 3 प्रकार के संबंधों से अखंड अर्थ का बोधक होता है, मतलब पूरा अर्थ जो पता लगता है। तत् त्वम असि, ये बात जो पता लगती है हमें संबंध त्रय से पता लगती है। और संबंध त्रयम नाम
पदयोः समानाधिकरण्यम, पहला तो ये है। पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भावः, और तीसरा है प्रत्यगात्म लक्षणयोर लक्ष्य लक्षण भावः। ये तीन होते हैं, बस इतना याद कर लीजिए। इससे ज़्यादा जो है यदि नहीं ये समझने का जो है ये बहुत विस्तृत विषय है, पर इसको इतना याद करके भी आपका प्रश्न यहाँ से इससे अधिक कुछ नहीं बनता है। वो लिख दिया है क्या प्रश्न बनता है यहाँ पर। अद्वैत वेदांत मते कार्य कारण सिद्धांतः अस्ति। तो अद्वैत वेदांत में कार्य कारण सिद्धांत किसे कहते हैं? परिणामवाद, विवर्तवाद, आरंभवाद, सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद जो है वो वेदांत मत में नहीं है, वो सांख्य कारिका के अनुसार है, सांख्य मत में है। आरंभवाद जो है वो कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें नहीं है वेदांत में। वेदांत में दो मिलते हैं आपको, परिणामवाद और विवर्तवाद। इसको परिणामवाद को विकार भी बोलते हैं, और विवर्तवाद जो है वो आपको सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकार इति उदीरितः, अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदीरितः। तो विवर्तवाद को यहाँ पर कार्य कारण सिद्धांत माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः कः कोशः। ये यदि किसी ने आप में से जो पहली कक्षा पढ़ाई गई है वो ली है, उसमें जो पढ़ाया गया है वेदांत दर्शन में कि जो तीन कोशों के विषय में बताया है। जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में विज्ञानमय, मनोमय, आनंदमय कोश जो है, प्राणमय कोश, आनंदमय नहीं, विज्ञानमय, मनोमय, आनंदमय कोश है। इनके विषय में चर्चा की थी कि कौन कर्तृरूप है, कौन कार्य रूप है। ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः कः कोशः, ये बताया गया था। तो विज्ञानमय कोश, फिर पंक्ति लिख देता हूं, विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः। विज्ञानमय कोश जो है वो ज्ञान शक्तिमान है और कर्तृरूप है, और मनोमय कोश जो है वो इच्छा शक्तिमान है, करण रूप है, और प्राणमय जो है वो क्रिया शक्तिमान है, कार्य रूप है। ठीक है जी, इसको विशेष रूप से ऐसे ही याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए हमारी कक्षा जो है वो यही हम समाप्त करते हैं। आप में से जो लोग यूपी पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, अभी 10 दिन बाद परीक्षा है, 10 भी नहीं रह गए हैं, 18 तारीख को परीक्षा है। आपको 9:30 बजे से 11:30 बजे तक परीक्षा होगी आप लोगों की। जो लोग परीक्षा दे रहे हैं तो वो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये लाभकारी होगी। और यूजीसी नेट को लेकर के मैं आपको बता देता हूँ, यूजीसी नेट में अभी आपकी परीक्षा होने की तिथियां जो हैं वो निर्धारित नहीं हुई हैं। एक परीक्षा तो आपकी निर्धारित होगी अभी शीघ्र ही, जो आपका पहला दिसंबर 2020 का पेपर होना था, वो फिर मई में हुआ था निर्धारित, फिर मई में कैंसिल होकर के अभी वो दोबारा से होना है। तो वो उसकी डेट अभी आनी बाकी है। इसी के साथ आपका अगला पेपर जो है, जो अभी दिसंबर 2021 का पेपर होगा, वो पेपर के नोटिफिकेशन आएगा, फिर आगे उसकी डेट आएगी। तो वो उसके लिए तैयारी आप लोग हमारे साथ कर सकते हैं। और इसी बीच में आपका पाठ्यक्रम जो है वो हमारे साथ यदि बैठ के तैयारी करते हैं तो काफ़ी कुछ पाठ्यक्रम आपका तब तक हो चुका होगा। 23 तारीख से आपका बैच चलना है, तो 23 तारीख से आप लोग देख लेते हैं। अभी तक यूजीसी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मतलब ये है कि नोटिफिकेशन के लिए कहा गया है कि 15 दिन पहले की डेट दी जाएगी। अच्छा, कामिनी जी कह रही हैं आप जो है यूपी पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। तो कामिनी जी, अगर आपको विषय नहीं समझ में आया है, ये कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन आप इसको एक बार 2 बार वीडियो को देखेंगे तो प्रश्न आपके लगभग प्रश्न करा दिए गए हैं। कुछ एक प्रश्न और बचे होंगे जो छूटे होंगे, 2-4 प्रश्न, नहीं तो बाकी लगभग करा दिए हैं। और मैं बात कर रहा था कि जो लोग आप में से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए विशेष बात यह है कि अगर अभी भी नोटिफिकेशन आ जाता है, अब नोटिफिकेशन आजकल में तो आ नहीं रहा है, 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आता है, और उसके बाद कम से कम 15 और अधिक से अधिक तो कितना भी समय हो सकता है, महीने 1.5, और वैसे भी ऐसा होगा नहीं कि 15 दिन बाद तुरंत परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन निकलने से पहले
परीक्षा केंद्रों तक उनकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है, तो महीने 1.5 महीने का समय उसमें भी लगता है। तो यदि आपने ये वाला परीक्षा फार्म भरा है यूजीसी नेट वाला, तो भी आप हमारे साथ मिलकर के तैयारी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको पूरी लाभदायक होगी हमारी कक्षा। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो पूरे अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो संस्कृत को मेरा पढ़ाने का उद्देश्य जो रहता है, और उसमें जो प्रवृत्ति रहती है मूल पढ़ाने की अधिक प्रवृत्ति रहती है। और हमने DSSB का बैच पढ़ाया है मूल, उसमें काफ़ी सारा विषय जो है मूल पढ़ाया है। तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत कम शुल्क उसके लिए रखा गया है। ये आपके पास जो है यूजीसी नेट का पेपर 2 के लिए बैच हमारा शुरू हो रहा है 23 अगस्त से। तो 23 अगस्त से प्रतिदिन 1.5 घंटे की कक्षा आपके लिए रखी गई है, और आवश्यकता पड़ने पर इस समय को और भी परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित का मतलब बढ़ाया जा सकता है, आवश्यकता लगती है तो। और इसको 15,499 रुपये इसका शुल्क रखा गया है, जो कि कोड लगाने के बाद Y321 ये वाला कोड लगाने के बाद केवल और केवल 3500 रुपये रह जाता है। और इसका वैलिडिटी क्या होगी? इसकी वैलिडिटी होगी 6 महीने। कहीं लिखा हुआ होगा आपका, देखिए वैलिडिटी 6 महीने है इसकी। 6 महीने क्या है, इसमें आगे जो आपकी अगला वाला एग्ज़ाम होगा उस तक आपकी वैलिडिटी रखने का प्रयास किया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ करके 150 घंटे की ये कक्षा विस्तार से पढ़ सकते हैं। चलिए, पेपर 1 के लिए भी विस्तार से बात यह है कि आपके पास बहुत अच्छी फैकल्टीज़ जो हैं वो पढ़ाने के लिए हैं। यूजीसी नेट के पेपर 1 को पढ़ाने के लिए इतनी बड़ी टीम आपके पास है जो आपको यूजीसी नेट के पेपर 1 की तैयारी कराएंगी। और ये बैच भी आपका स्टोर पर है, जल्दी ही शुरू होने का था, शायद आज शुरू हो गया होगा। तो Y321 कोड लगा करके आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अभी यदि नहीं हुआ है तो 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा। फिर से इसकी डेट देख लेंगे क्या रहेगी। आप लेना चाहते हैं तो पेपर 1 का बैच हमारे साथ जुड़ करके ले सकते हैं। चलिए, आपका कोई भी डाउट होगा, कोई विषय पूछना होगा, आप हमसे पूछ सकते हैं। कल से मैं आपके बीच में यूजीसी नेट वाली क्लास में पीजीटी का भी पाठ्यक्रम जो आपका है उसको लेकर के संस्कृत साहित्य के जो पाठ्यक्रम में पुस्तकें आपकी लगी हुई हैं यूजीसी नेट में भी हैं और पीजीटी की दृष्टि से भी उपयोगी हैं, वो प्रश्न आपके लिए लेकर के आऊँगा। कल से 2 घंटे की कक्षा, पीजीटी स्पेशल बैच रहेगा ये वाला यूजीसी नेट के साथ साथ। ठीक है जी, विषय जो स्तर रहेगा प्रश्नों का वो यूजीसी नेट का भी रहेगा और पीजीटी का भी रहेगा, दोनों की दृष्टि से कक्षा रहेगी। आप अधिक से अधिक जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे कल यहीं इसी समय 9 बजे और 11 बजे तक। कल बहुत सारे प्रश्न आपके बीच में लेकर के उपस्थित रहूँगा। आज के लिए इतना ही। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।